हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की कुछ ड्रग्स के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिस्टामिन के बारे में पढ़ा, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा और H1 एंटागोनिस्ट के बारे में भी पढ़ा। आज हम H1 एंटागोनिस्ट की कुछ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। नोट्स मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोट्स मिल जाएंगे। अब देखिए, इसमें ना कुछ क्लासेस होती हैं। देखिए, सबसे पहली जो क्लास है H1 एंटागोनिस्ट, आपको पता ही है हिस्टामिन H1 रिसेप्टर को जो ब्लॉक कर देती है। H1 रिसेप्टर कहाँ होते हैं? आपके CNS में होते हैं, आपका हार्ट में होते हैं और भी बहुत जगह होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो पहला जो कंपाउंड है वो है अमाइनो एल्काइल ईथर्स। ठीक है, अमाइनो एल्काइल ईथर्स क्या होता है? उसमें एक अमाइनो ग्रुप होगा, एक एल्काइल ग्रुप होगा और वो ईथर होगा। अब देखिए, अब कैसे होगा वो हम बताते हैं आपको। देखिए, जैसे पहली ड्रग जो है आपकी वो है डाइफिनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। फर्स्ट मैं नाम लिख देता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा इसके बारे में। डाइफिनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोराइड तो HCl हो गया। ठीक है, वो भी कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो डाइफिन हाइड्रामीन है, डाइफिन हाइड्रामीन मतलब दो फिनाइल ग्रुप होंगे। नाम से भी पता लग जाएगा, स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगी। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले स्ट्रक्चर देखिए। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए ध्यान से, डाइफिन दो फिनाइल ग्रुप हैं। ठीक है, डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, एमीन ग्रुप है, हाइड्रामीन और हाइड्रोक्लोराइड HCl है। ठीक है, अब जिसको ये नहीं पसंद आ रहा है, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, वो इसको ऐसे भी लिख सकता है। अगर आप बोलोगे कि एल्काइल अमाइनो ईथर कैसे हो गया, अब देखिए मैं प्रूफ किए दे रहा हूँ। एल्काइल अमाइनो ईथर कैसे हो गया? क्या हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH2 दो CH2 हैं, नाइट्रोजन है और CH3 डॉट HCl। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब अगर ध्यान से देखिएगा आप, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR डैश। ठीक है, ये पूरा R हो गया, ये बीच में O है आपका और ये बाकी बचा हुआ R डैश हो गया। ठीक है, तो इसी को जो है मैंने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। तो ये जो है आपका, ऐसे भी अगर आपको याद करना है ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। बेसिकली कुछ है नहीं इसमें, दो फिनाइल रिंग है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही बेसिक रिएक्शन है, बेसिक है जो हमने SAR में पढ़ा था, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। अगर आपको याद है तो हमने क्या पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। हमने इस तरह से पढ़ा था, दो एरोमेटिक रिंग होंगी, X करके हमने यहाँ दो कार्बन होंगे और नाइट्रोजन के साथ दो कंपाउंड होंगे। ठीक है, अब जो इसका SR होगा, SAR होगा, क्योंकि देखिए इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो हमें इसका SR भी पढ़ना है, SAR भी पढ़ना है और सिंथेसिस भी पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इसकी जो ये कंपाउंड है, याद कर लीजिएगा, इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं। ठीक है, सिंथेसिस की बात करते हैं सबसे पहले। अब अगर हम रिएक्शन की बात करें तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, बहुत ही आसान सिंथेसिस है। ठीक है, ये है डाइफिन मिथाइन। ठीक है, डाइफिन मीथेन मतलब दो फिनाइल ग्रुप हैं और CH2 के साथ अटैच है। एक कार्बन है तो मैथ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है एन आ जाएगा और दो कार्बन है डाइफिनाइल हो गया। उसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ हम करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट या लाइट तो हमें HBr निकलेगा, मतलब एक H यहाँ से निकलेगा और Br2 में से यहाँ पर दो Br हैं, Br और Br। ठीक है, और Br यहाँ पर है और यहाँ पर दो H हैं। ठीक है, तो एक H और एक Br निकल गया और यहाँ पर क्या बचा? CHBr। तो ये CHBr बचा है, प्लस उसकी रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे। इसका नाम है बीटा डाइमिथाइल अमाइनो इथेनॉल। ध्यान से देखिएगा, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अटैच पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा कहलाता है। ये बहुत बार बताया गया है और ये बीटा इसीलिए है क्योंकि बीटा डाइमिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। अमाइनो, अगर मिथाइल ग्रुप को हटा के H से रिप्लेस कर दे तो अमाइनो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा डाइमिथाइल अमाइनो इथेनॉल। अब पूरा देखोगे तो मैथ एथ, तो इथेन और OH लगा है ऑल। अब देखिए
ठीक है, क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इसके साथ रिएक्शन करेंगे और क्या निकलेगा आपका K2CO3 या Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका HBr निकलेगा। अब HBr कहाँ से निकालना है आपको, आप यहाँ से पूरा ही HBr निकाल दीजिए, कन्फ्यूजन मत रखिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ से पूरा ये HBr निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचा, CH बचा और यहाँ OH बचा। OH को HO लिखेंगे हम, OH तो COH तो कुछ नहीं होता है, CHO होता है, ठीक है। और ये पूरा मर्ज हो जाएगा, चिपक जाएगा पूरा ग्रुप, ये जो है पूरा आपका ये एक हो जाएगा आपका, ठीक है। एक होके ये हो गया आपका, यहाँ बन गया, यहाँ पर CHO आ गया क्योंकि Br यहाँ से बाहर जा चुका है, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जा चुका है। सॉरी, Br नहीं, HBr ही बाहर गया है। वैसे तो Br जाता है, वहाँ से H जाता है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि पूरा ही HBr निकल गया यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद इसकी रिएक्शन फिर हम HCl से कराएंगे। ये क्या है आपका, डाइफिन हाइड्रामाइन बेस बन गया है। HCl से रिएक्शन कराएंगे तो .HCl भी लिख सकते हैं इसके आगे, या जो हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये क्या है, बेस है, नाइट्रोजन क्या है, बेस है। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को अपनी ओर खींचना। तो ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेगा। तो जैसे ये हाइड्रोजन की ओर अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो गया देखिए, और चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया तो इसकी वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये कंपाउंड आ जाएगा, सिंपल। और .Cl नेगेटिव ये अलग से आ जाएगा। क्या बात आपको क्लियर है? सिंपल हमने क्या पढ़ा, ये सिंथेसिस पढ़ी है, ठीक है। यूजेस की अगर हम बात करें तो यूजेस में आपको पता है H1 एंटी हिस्टामिनिक है ये। तो H1 क्या करता है, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके ट्रीटमेंट में एलर्जी, अर्टिकेरिया, हे फीवर, सीजनल एलर्जी, फूड एलर्जी, दुनिया भर का जो भी कुछ आता है एलर्जी से रिलेटेड वर्ड आपको वो लिख डालिए आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, SAR। अब SAR को जानने से पहले हम यहाँ पर इसका जो है वो देख लेंगे, इमेज देख लेंगे, ठीक है। इमेज देखनी जरूरी है, क्यों? क्योंकि उसी से हम SAR का पता करेंगे। अब अगर इसकी जो इमेज है, ये जो इमेज है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से समझ लेंगे, बल्कि मैं इसको यहाँ रख देता हूँ इस तरह से छोटा सा, ताकि आपको बस ये किस लिए है, सिर्फ ये बताने के लिए, ठीक है। इनको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, सिर्फ बताने के लिए। ये मेन SAR इससे आपको क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। अब इसमें क्या है, SAR में सबसे पहला फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका इथेनोलामाइन बेस, इथेनोलामाइन बैकबोन। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक इथेनोलामाइन स्ट्रक्चर है जो इसका बेस है। इथेनोलामाइन क्या होता है आपका, NH2CH2CH2OH। अगर इसको मैं मैं ऐसे ना लिखते हुए पलट दूं, अब देखिए OH यहाँ कर दूं, बात एक ही है, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब आप कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। और इसको ऐसा ना करके मैं ऐसे करके 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दूं, ठीक है। तो ये बैकबोन है इसकी, इसी के ऊपर रिएक्शन बनी हुई है। अब देखिए मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी यहाँ पर, इसके ऊपर रिएक्शन कैसे बनी हुई है, ये दोनों H रिप्लेस हुए हैं मिथाइल ग्रुप से, ये तो सेम ऐसे ही है। अब ये OH में क्या है यहाँ पर आपका, OH ऐसा ही है, बस यहाँ पर 2 फिनाइल रिंग आए हैं, और ये दोनों फिनाइल रिंग ने क्या कर रखा है यहाँ पर जो है कार्बन के साथ, मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, CHO लग गया है, और इन्होंने एक ईथर बना दिया है आपका। अब एल्डिहाइड ग्रुप में ईथर कैसे बन गया, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है यहाँ पर एक सेंट्रल एटम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आगे हम बताएंगे, ठीक है, इस तरह से। और .HCl तो है ही। तो ये मेन चीज क्या थी आपकी, इथेनोलामाइन बैकबोन। और जो इथेनोलामाइन बैकबोन है आपकी वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, किसके लिए, H1 एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है,
प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना प्रॉपर्टी आनी बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये बैकबोन का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे हम बात करते हैं एरोमेटिक रिंग की, ठीक है। एरोमेटिक रिंग, देखिए आप ये चीज़ को हमेशा याद रखना, जितने ज़्यादा एरोमेटिक रिंग होंगे, एरोमेटिक रिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है लिपोफिलिसिटी से। क्यों होता है? क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग है वो क्या है, नॉन पोलर हैं। अब देखिए नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, अलग अलग डेफिनेशन है। यहाँ पर क्या एप्लीकेबल होगा कि भैया जो वाटर में डिज़ोल्व हैं, वाटर में घुलते हैं, वो क्या है आपके पोलर हैं, और जो वाटर में अघुलनशील हैं, अब देखिए डिज़ोल्व नहीं है, वो क्या है आपके नॉन पोलर। तो आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन होता है इसमें, ठीक है, हकल रूल को फॉलो करते हैं। तो जो एरोमेटिक रिंग है, ये जो बेंजीन की बात हो रही है यहाँ पर, ये जो 2 बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर इसकी बात हो रही है, तो ये क्या है आपके नॉन पोलर कंपाउंड हैं। चूँकि अब जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो लिपोफिलिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। और लिपोफिलोसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर, मतलब ज़्यादा लिपोफिलिक होने का क्या फ़ायदा है, वो आपका सेल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन होती है सेल की बाहर की, वो क्या होती है, लिपिड से ही बनी होती है, ठीक है। तो उसमें एंटर करने के लिए वो रिसेप्टर में भी तो सेल होंगे, है ना, तो वो लिपोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी किसी भी ड्रग की, इसी की बात नहीं है, कोई भी ड्रग है, जितना ज़्यादा लिपोफिलिक इन नेचर होगा हमारी बॉडी में, उतने आसानी से वो एंटर कर जाएगा, ठीक है, जितना वो लिपिड सॉल्यूबल होगा, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर वो बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगा। तो ये जो एरोमेटिक रिंग है ये बहुत इसेंशियल है आपका, किसके लिए, इसकी लिपोफिलिसिटी के लिए। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा एरोमेटिक रिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर लिपोफिलिसिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन एक्टिविटी कम हो जाएगी और प्रॉब्लम्स आने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है आपका, ठीक है। और थर्ड है आपका एल्काइल साइड चेन, ठीक है, एल्काइल साइड चेन है आपकी इसमें, ठीक है। एल्काइल साइड चेन मतलब ये वाली जो चेन है इसकी बात हो रही है, ये वाली जो चेन है, एल्काइल ग्रुप जो है आपका, इसकी बात हो रही है। नाइट्रोजन को हटा दीजिए इसमें, बस यहीं तक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये कैसे है आपका, अगर इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम मैंने आपको बताया था कैसे है, अगर आप इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, तो ये क्या कर रहा है आपका, एक सेंट्रल एटम की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल एटम की तरह ये एक्ट कर रहा है, और ये साइड चेन की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए आपका ये जो साइड चेन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये बहुत अगर दूर हो जाएंगे, 2 कार्बन के अलावा इनकी चेन अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा आपका, ये प्रॉपर ये वाला ग्रुप है अमाइनो ग्रुप, ये अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसके वजह से एक्टिविटी अच्छे से नहीं आएगी। ये तो लिपोफिलिसिटी बढ़ा रहा है लेकिन मेन काम क्या कर रहा है, ये भी तो अपना काम कर रहा है भाई, उसको ब्लॉक भी तो करना है। तो ब्लॉक करने के लिए ये ग्रुप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये ग्रुप क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोटीन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे उसको, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, एक्टिविटी आएगी, एक्टिविटी आनी ज़रूरी है। लिपोफिलिसिटी तो है ही, लिपोफिलिसिटी तो पहली चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका चौथा, यह है आपका टर्मिनल डाइमिथाइल ग्रुप, डाइमिथाइल अमाइनो ग्रुप, ठीक है। टर्मिनल मतलब जो साइड में लगे हैं, ठीक है, डाइमिथाइल, देखिए अमाइनो ग्रुप, नाम से पता लग रहा है आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले कंपाउंड की, ये डाइमिथाइल अमाइनो ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है, और ये नाइट्रोजन है, तो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है यहाँ पर एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, वहाँ जितने भी प्रोटॉन होंगे H पॉजिटिव होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से अच्छी एक्टिविटी आएगी, और जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी वजह से पेनिट्रेशन बढ़िया हो गया, प्रोटोनेशन की वजह से एक्टिविटी अच्छी आ गई, बस हमारा काम हो गया, हमारा काम ख़त्म, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया। और उसके बाद लास्ट है आपका 5th नंबर में, वो है आपका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। जो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है मतलब HCl सॉल्ट की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए HCl सॉल्ट भी ज़रूरी होता है बेसिकली
जब भी कोई कंपाउंड हमें लगता है कि भैया ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, तो हम उसको सॉल्ट के साथ जोड़ देते हैं। मतलब आपने बहुत जगह देखा होगा ऐसा, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। जहाँ पर भी आप ये लिखेंगे तो एक ये हेडिंग डाल ही दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब ये जो HCl सॉल्ट है वो सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है जहाँ पर भी सॉल्ट है, इसी ड्रग में नहीं, कहीं पर भी आप अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं तो ये एक तो आपका हेडिंग पक्का इसमें आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है इसका SAR, ठीक है। आजकल मैं बहुत ज़्यादा फंबल पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। अब तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बेसिकली SAR था, यूजेस थे। अब इसमें स्टार मार्क लगा है इसलिए बोल रहा हूँ कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देखिए जिसमें स्टार मार्क लगा है उसमें तो हमें बहुत चीज़ें पढ़नी है, लेकिन जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा है एज़ पर योर सिलेबस, उसमें आपको सिर्फ उसका स्ट्रक्चर याद करना है और यूजेज याद करना है। यूजेज याद करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जिस क्लास का ड्रग है, जिस क्लास की वो ड्रग है, उसके यूजेज आपको लिखने हैं। स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी जो मेन स्ट्रक्चर है स्टार मार्क वाला, उससे मिलता जुलता होगा, मोटा मोटा हम ये बोल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में, अब देखिए मैं क्या बोलूँगा, एग्ज़ाम में स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करना है, और उसके बाद जिसके पास स्टार मार्क नहीं है उसके बाद उसे अटैम्प्ट करना है, मतलब याद करना है। जब आप अभी तैयारी करोगे एग्ज़ाम की तो सबसे पहले उसमें फोकस करना है जहाँ स्टार मार्क लगा हुआ हो। बच्चे क्या करते हैं, स्टार मार्क वाले को मुश्किल समझ के उसको लास्ट में करने की सोचते हैं, और वो लास्ट में ही रह जाता है और वो फिर कभी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए उसको आप पहले करिए, और जो जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा है उसको बाद में करिए। तो जो बाकी कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी थोड़ा उसमें देखना है कोरिलेशन कैसे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा उसमें, जिससे आपको वो ये जो ड्रग हैं बिना स्टार मार्क वाले उनको याद करने में भी आसानी होगी। बहरहाल जो स्टार मार्क वाली ड्रग है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें हमें उसकी स्ट्रक्चर पढ़ना है, सबसे पहले सिंथेसिस पढ़नी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है जो उसके मेन कंपाउंड का हो जाएगा। जैसे यहाँ इस केस में आपका H1 रिसेप्टर जो हिस्टामिन है उसका एंटी हिस्टामिन है, जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगेगा। उसके बाद आपका सिंथेसिस हो गया, SAR पढ़ना है, यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। और जिसमें स्टार मार्क नहीं है उसमें सिर्फ उसके स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए, यूजेस आप लिख लेंगे। तो जितने सारे हैं वो एक साथ ही मैं इसमें लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हैं 4 कंपाउंड, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं। अब मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे करना है। ट्रिक क्या मतलब, बेसिक चीज़ जो है आपका, जिससे पहले हमने पढ़ा था जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ था, ठीक है, वो था आपका डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, उसका। और ये जो आपका नया कंपाउंड है डाइमेनहाइड्रेनेट, इसका और उसका स्ट्रक्चर सेम है। ये देखिए ध्यान से समझिएगा, इतना स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, इतना स्ट्रक्चर सेम है। हाँ, डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा। वैसे ही सेम इसमें भी वही स्ट्रक्चर है, बस इसमें क्या है, यहाँ पर से जो CHO था, जो H था हाइड्रोजन, उसको रिमूव करके यहाँ पर CH3 डाल दिया है। और चूँकि ये क्या है, डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट, तो सक्सिनिक एसिड को आयन बनाकर, सक्सिनेट बनाकर, ठीक है, यहाँ पर वो डाल दिया गया है। बस बाकी सेम है, ठीक है। ये भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप मन ही मन मुझे गालियाँ दे रहे होंगे कि ये तो बोल दे रहा है क्लियर हो जाएगा, कैसे क्लियर होगा। देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री रिवीजन मांगती है, सिर्फ आप कम पढ़ो, रिवाइज ज़्यादा करो, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका क्लीमेंस्टीन, फ्यूमारेट। देखिए ये फ्यूमारेट का स्ट्रक्चर है इधर, और यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, पूरा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। ये आपको पूरा देखना पड़ेगा, और ये भी आपको पूरा अच्छे से नया याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके बेसिक है। ये जो आपकी पहली क्लास थी उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्लास है इथाइलिन डायमीन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है आपकी वो है, क्लास मतलब लेक्चर नहीं, इसकी क्लास जो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था ईथर वाली क्लास में, ईथर करके जिसमें था, ये सब जो है ईथर के एग्जाम्पल है। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सब जो है ईथर के एग्जाम्पल है। अगर इनको स्ट्रक्चर आप बनाओगे, ये देखिए सब ROR के एग्जाम्पल है यहाँ, ये, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला कंपाउंड है वो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। 2 अमीन होंगे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर उसका होगा, यहाँ पर एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, बस बाकी सेम है,
ठीक है। यहाँ पर भी CH2 रहेगा, यहाँ पर भी CH2 रहेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा और यहाँ R और R डैश। बस ध्यान ये रखना है ये दोनों जो होंगे ये स्मॉल एल्काइल ग्रुप होंगे यहाँ पे इस बार, ठीक है, बड़े नहीं होंगे, स्मॉल एल्काइल ग्रुप होंगे। और ये दोनों जो है ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें हम अभी सिर्फ जो है एक ही मेडिसिन दे रखी है जो आपके एग्जाम में है, वो है आपका ट्राइपेनिलामाइन, ठीक है। ट्राइपेनिलामाइन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर है ट्राइपेनिलामाइन का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है इसका, ये एरोमेटिक रिंग है दोनों, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। CH2 यहाँ भी CH2 है, यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ भी नाइट्रोजन है और 2 R इधर हैं जो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किए गए, मतलब एल्काइल ग्रुप ही है। और इसके पीछे हाइड्रोक्लोराइड भी होगा, HCl भी होगा, जो हमने HCl लगा दिया, ठीक है। आपको इसमें पूरा हाइड्रोक्लोराइड लिखता है, कोई HCl लिखता है, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने आज जो है 2 क्लास ख़त्म करी हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही लेक्चर में हम बाकी क्लासेस भी ख़त्म करेंगे। ये देखिए मैं अगेन बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट है जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो ये था मेरा छोटा सा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।